हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में आपका स्वागत है। IQ नर्चर लेकर के आया है आपके लिए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री, वो भी बिल्कुल फ्री। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच द लेक्चर्स रेगुलरली। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया लेक्चर्स को रेगुलरली और डेली देखें, लेक्चर्स मिस ना करें। आज हमारी केमिस्ट्री की ये चौथी क्लास है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था एटम। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एटम के बारे में हमारी जो डिस्कशन शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर से, कि एटम होता कैसा है। एटम होता है एक, मान लो, स्फेरिकल शेप का, जिसमें बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में कौन रहता है? इस न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर में इलेक्ट्रॉन जो है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये जो है वो चक्कर लगाता रहता है। ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हमने देखा था कि चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की जो मात्रा है वो थी 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, ये माइनस में। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो है प्लस में, सेम अमाउंट 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई चार्ज नहीं, चार्जलेस, जीरो होता है। और जहां तक मास की बात है तो इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10 के पावर -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास था 1.67 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का भी मास प्रोटॉन के मास के बराबर, यानी कि 1.67 10 के पावर -27 किलोग्राम। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने दूसरी चीज जो डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी एटम के, ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एटम के रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि एटम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप सिंबल लिखते हैं, सिंबल में नीचे में सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं आप एटॉमिक नंबर, और सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं एटॉमिक मास, वेयर एक्स जो है वो है आपका सिंबल ऑफ एटम। ए जो है वो है एटॉमिक मास, और जेड है, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमने देखा था कि ये जो एटॉमिक नंबर है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और एटॉमिक जो मास होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। ये हमने देखा था कि हमें किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर यदि पता करना है तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं। यदि वो न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है बाय डेफिनेशन। जो मास नंबर है, मास नंबर या एटॉमिक मास कह ले, दोनों लगभग बराबर हैं, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। क्यों? क्योंकि मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है।
इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मास निकालना होता तो हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मामले में नेग्लिजिबल है। इनका मास प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का मास 1/2000 AMU, एक AMU का 2000वां हिस्सा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एटम के बारे में हमने यहां तक देखा था। उसके बाद में हमने मॉलिक्यूल के बारे में देखा था कि मॉलिक्यूल क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा एटम, जब दो या दो से ज्यादा एटम या तो वो सेम हो या तो वो डिफरेंट हो, या तो वो सेम हो या तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन कर जाएं और कंबाइन करके एक पार्टिकल का रूप ले ले तो उसे हम एक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है यदि सेम टाइप के होंगे तो, और मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी होगा यदि डिफरेंट टाइप के होंगे तो। और एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि यदि सिमिलरली सेम यदि टाइप के एटम से मिल करके यदि कोई पदार्थ बना है तो उसे हम एलिमेंट कहेंगे, और यदि डिफरेंट दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के यदि कोई पदार्थ बना है तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। तो ये थी हमारी पिछले क्लास की बात। यहां तक हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया था। अब आज की जो क्लास है उसमें हमें जो डिस्कशन करना है वो है हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कि जब केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम को फॉलो करता है। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन उदाहरण के लिए तौर पे ले ले रिएक्शन, कि जब रिएक्शन होगा तो एटम्स जो हैं एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, और जब एटम एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो वो सर्टेन लॉज, कुछ नियम को फॉलो करेंगे। वो नियम क्या है? 5 ऐसे नियम हैं जो कि हमें पढ़ने हैं हमारी सिलेबस में। पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसने दी? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 5 लॉज हैं, हालांकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ, खास करके हमारे कंपटीशन के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल यहां से नहीं, ये थ्योरी लगा करके नहीं, सवाल हम मूल कॉन्सेप्ट लगा करके सारे के सारे सवाल हम सोल्व, जो एग्जामिनेशन में आएगा वो हम सोल्व कर देंगे इजीली। ठीक है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में सिलेबस में दिया हुआ है, तो बस इसे पढ़ लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ऐसा समझो कि एक हिस्ट्री की तरह, केमिस्ट्री की जब शुरुआत हुई तो केमिस्ट्री की हिस्ट्री की तरह इसे पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि समझ थोड़ा सा डेवलप हो सके। जब केमिस्ट्री 17th सेंचुरी में मान करके चलो, ये केमिस्ट्री ज्यादा पुराना नहीं है, केमिस्ट्री की शुरुआत 17th सेंचुरी से हुई, 17th-18th सेंचुरी में। तो जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, आज जो बातें हमें काफी नॉर्मल लगती है वो बातें उस समय नॉर्मल नहीं थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही ले लो कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल और फिजिकल चेंज। मास ये क्या कहता है? मास या मैटर में ही मास होता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर
be destroyed in a chemical or physical change। यदि कोई केमिकल या फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर का बदलना एक फिजिकल चेंज होता है। जब कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जब वाटर का निर्माण करते हैं, वाटर बनाते हैं, तो दैट इज अ केमिकल चेंज, दैट इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो जब कोई केमिकल या फिजिकल चेंज होगा तो उस दरमियान ना तो मैटर को बनाया जा सकता है और ना ही तो मैटर को बर्बाद किया जा सकता है। पहले क्या लगता था लोगों को कि यदि हमने लकड़ी जलाया तो देखने में तो यही लगता है कि लकड़ी जल करके खत्म हो गई, यानी कि मैटर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन इसी चीज पे साइंटिस्टों ने अच्छे से रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ऐसा एक्चुअली हमें दिखने में लगता है कि हमने कार्बन को या लकड़ी को या कोयले को खत्म कर दिया जला करके, लेकिन वो खत्म होता नहीं है। कैसे नहीं होता है, इस चीज को जरा देखते हैं। सपोज आपके पास वुड है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास वुड या कोल है, वुड या कोल है। इसको हमने ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में हमने इसे जलाया, है ना, इसे हमने जलाया तो जो बनेगा वो बनेगा CO2, CO2। कार्बन, वुड में मेनली कार्बन ही होता है जो जलता है। वुड या कोल में कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला, CO2 बनाया, ठीक है। तो देखने से ऐसा लगता है कि वुड, या फिर जब हम जलाते हैं वुड को तो वुड का एक मान लेते हैं कि हमारे पास वुड है, ठीक है, वुड का एक ब्लॉक है। जब हमने इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसे हमने बर्न किया, जब हमने इसे बर्न किया, मान लेते हैं ये बर्निंग हो रही है, ठीक है। तो जब बर्निंग हो रही है तो बर्निंग के बाद में हम क्या देखते हैं जी, कि बर्निंग होती है एयर के प्रेजेंस में ही। बर्निंग के बाद क्या देखते हैं कि थोड़ा सा राख जो है वो जमीन पे बच जाता है और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन करके उड़ जाता है, ठीक है, यही हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि रिएक्शन से जस्ट पहले इस वुड का मास ऑफ वुड, इस लकड़ी का मास उन्होंने कैलकुलेट किया कि कितना ग्राम है। सपोज ये x ग्राम है और ये ऑक्सीजन लो जो लिया, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन जो है सपोज y ग्राम है। ये है मास ऑफ ऐश, राख, मास ऑफ ऐश, राख। राख का मास मान लेते हैं कि कोई W ग्राम है और मास ऑफ CO2 जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मास मान लेते हैं कुछ Z ग्राम, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके जानना चाहते थे कि रिएक्शन हुआ, जला, जलने से पहले टोटल मास कितना था और जलने के बाद टोटल मास कितना है। तो उन्होंने पाया कि जो जलने से पहले, कंबशन होने से पहले जो टोटल मास है वो है x प्लस y ग्राम और जलने के बाद जो है टोटल मास ऑफ मैटर जो है वो हो गया W प्लस Z ग्राम। तो उन्होंने पाया कि ये दोनों आपस में, कौन, ये
x प्लस वाई ग्राम इज इक्वल टू W प्लस Z ग्राम। तो यहां से ये इस कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं कि किसी भी केमिकल, और उन्होंने अलग अलग चीजों के कंबशन पे, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग चीजों के कंबशन पे कोशिश किया चीजें फाइंड आउट करने की कि क्या हो क्या रहा है, मैटर जा कहाँ रहा है। तो उन्होंने पाया कि मैटर कहीं नहीं जा रहा, मैटर का बस केवल रूप परिवर्तित हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बन गया है, लेकिन मास या मैटर खत्म नहीं हो रहा, उसका बस केवल रूप परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने ये लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में आप जब कैलकुलेट करोगे मास को, तो वो ना तो खत्म हो रहा है और ना ही कहीं से आ रहा है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि मैटर को ना तो बर्बाद किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ना ही मैटर को किसी चीज से बनाया जा सकता है। मैटर का बस केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझ लग गया। अगला जो नियम है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, या लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी कहते हैं इसे। इस नियम को, जो नेक्स्ट लॉ है हमारा, वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। ये क्या कहता है, आइए देखते हैं। ये लॉ क्या था? ये पहला लॉ हमने सीखा ना। दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, या इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। आइए देखते हैं ये लॉ कहता क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। ये लॉ कहता है कि यदि कोई मैटर, कोई कंपाउंड यदि आप लेकर के आते हैं, चाहे किसी भी सोर्स से, यदि दो कंपाउंड या एक ही कंपाउंड लेकर के आते हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के बना हो, तो अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनका कंपोजिशन फिक्स होता है। ठीक है, उन्होंने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, वो किया क्यूपरिक कार्बोनेट पे। क्यूपरिक कार्बोनेट क्या होता है जी? CuCO3 पे ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि एक जो है CuCO3 का दो सोर्स से लेकर के आए CuCO3। पहला सोर्स था आपका नेचुरल सोर्स और दूसरा सोर्स था सिंथेटिक सोर्स, कि लैब में हमने CuCO3 बनाया, वो लेकर के आया। तो हमारे दो सोर्स थे, पहला सोर्स नेचुरल सोर्स, प्रकृति में CuCO3 पाया जाता है, ठीक है, तो वो हम लेकर के आए, और दूसरा सिंथेटिक सोर्स, दो सोर्स से लेकर के आए। तो CuCO3 में कौन कौन है जी? कॉपर है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। यही तीन एलिमेंट से मिलकर के CuCO3 बना है। कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, जो कि यहां से देखा जा सकता है। कॉपर का एक एटम, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम मिल करके CuCO3 का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं।
तो दो सोर्सेस से लेकर के आए, एक नेचुरल सोर्स, प्रकृति में CuCO3 पाया जाता है, और एक सिंथेटिक सोर्स, सिंथेटिक लैब में इन्होंने CuCO3 बनाया, और जानना चाहते थे कि क्या जो CuCO3 है वो सेम ही चीजों से मिलकर के बना है या अलग अलग चीजों से बनकर के बना है। क्या जो हम पहाड़ से या कह ले नेचुरल सोर्स से CuCO3 लेकर के आए हैं और जो हमने CuCO3 बनाया है लैब में, वो दोनों सेम है कि किसी चीज में उनमें डिफरेंस है। तो उन्होंने पाया कि दोनों एग्जैक्टली उसका कंपोजिशन दोनों में सेम है। कंपोजिशन किसका, किससे किसके मिलकर बना है? कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन। उन्होंने जो है इसको जब डेटा देखा तो उन्होंने कॉपर की इसमें परसेंटेज जो मिली उन्हें वो थी 51.35% कॉपर और 9.74% कार्बन और 38.91% ऑक्सीजन। और इसका भी यही हाल है, सिंथेटिक का भी वही 51.35%, 9.74% और 38.91%। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, CuCO3 को तीन पार्ट में ब्रेक किया, कॉपर में, कार्बन में, ऑक्सीजन में, और तीनों का मास उन्होंने चेक किया, और मास चेक किया तो पता चला कि 51.35% कॉपर है, 9.74% कार्बन है और 38.91% ऑक्सीजन है। सिंथेटिक सोर्स का भी वही हाल है कि 51.35% कॉपर है, 9.74% कार्बन है और 38.91% आपका ऑक्सीजन है। तो ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है कि चाहे आप किसी भी सोर्स से लेकर के आओ कोई कंपाउंड, तो वो उस कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है या उसका कह लो कंपोजिशन जो है वो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे कि कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो गंगा नदी का पानी है वो बेटर पानी है, और जो चापाकल का पानी है, घर का पानी है, वो पानी अच्छा नहीं है। ठीक है, वो जो गंगा नदी का पानी है वो पवित्र पानी है, पता नहीं क्यों। तो बात ये है कि पानी, वाटर, चाहे आप किसी भी सोर्स से लेकर के आओ, चाहे वो नदी से लेकर के आओ या हैंडपंप से लेकर के आओ, तालाब से लेकर के आओ, अमेरिका से लेकर के आओ, इंडिया से लेकर के आओ, या जिसके चाइना से लेकर के आओ, कहीं से भी लेकर के आओ, पानी पानी ही है, वाटर वाटर ही है। वो एक्चुअली दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। सिंपल। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस यही कहता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस यही कहता है। यहां तक हमें समझ लग गई। हमने अभी तक दो लॉ समझा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। अगला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। वो क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। हमने दो लॉ किए, कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो दूसरा लॉ किया वो था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। जो तीसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यान देंगे इसको समझने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इजी था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस बिल्कुल इजी था, ये भी इजी ही है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहता है कि, पहले इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं
फिर हम स्टेटमेंट देखेंगे इसका कि ये क्या कहता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल एक रिएक्शन का है, वो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता क्या है जी? वाटर, H2O। तो कहता है कि यदि हम 2 ग्राम हाइड्रोजन लेकर के आए, 16 ग्राम ऑक्सीजन लेकर के आए, तो 18 ग्राम वाटर बने। जो दूसरा एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या सिर्फ वाटर ही बनाते हैं? आंसर है नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो क्या होता है जी? H2O2। H2O और H2O2 ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है वाटर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के H2O2 भी बनता है। तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम मिल करके बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 34 ग्राम। तो अब इस चीज को ध्यान से, जो स्टेटमेंट है वो हम समझते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहता क्या है कि हाइड्रोजन से मिल करके हाइड्रोजन के सेम अमाउंट, हाइड्रोजन का देखो 2 ग्राम, हाइड्रोजन के यहां पे भी 2 ग्राम, फर्क कहां है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यहां 16 ग्राम है और ऑक्सीजन का यहां 32 ग्राम है। तो हाइड्रोजन के डेफिनिट मास से, मतलब ऐसा कह लो फिक्स्ड मास से, ऑक्सीजन का अलग अलग मास कंबाइन कर रहा है। हाइड्रोजन के फिक्स मास से ऑक्सीजन का अलग अलग मास जो है वो कंबाइन करके इधर अलग अलग कंपोनेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये लॉ कहता है कि हाइड्रोजन के फिक्स मास से ऑक्सीजन का जो मास कंबाइन कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन के जो मास का आप रेशियो लेंगे। ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है? एक जगह है 16 ग्राम और रेशियो 32 ग्राम। तो ये किस रेशियो में है? ये है 16 से 32 2 बार में कट जाएगा, एक्चुअली ये 1:2 के रेशियो में है। किस रेशियो में है? 1:2 के रेशियो में है। तो ये लॉ कहता है कि जब 2 चीजें कंबाइन करके जब तीसरी चीजें बन रही होंगी, तो पहले के फिक्स मास से जो दूसरे का अलग अलग मास कंबाइन हो रहा होगा, वो भी सिंपल रेशियो में होगा, वो भी एक सिंपल रेशियो में ही होगा। ठीक है, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्यों? क्योंकि देखो यहां मल्टीपल चीजें फॉर्म हो रही है, एक ही चीज फॉर्म नहीं हो रही है। एक जगह वाटर फॉर्म हो रहा है और एक जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो जब 2 चीजें फॉर्म हो रही है, मल्टीपल चीजें फॉर्म हो रही है, तो वो भी एक प्रोपोर्शंस में ही मिलाने से फॉर्म होंगी। ऑक्सीजन के एक सिंपल प्रोपोर्शन में मिलाने से ही फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो यहां पे हमने 2 चीजें की, सॉरी, यहां पे हमने अभी तक इस क्लास में 3 लॉ डिस्कस किया है। पहला लॉ क्या कह रहा था? पहला लॉ कह रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो कहता है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना तो फॉर्म होता है। पहले लोगों को क्या लगता था कि यदि आग जल रही है तो लकड़ी या कोयला जब जलता है तो लकड़ी या कोयला तो खत्म होता जा रहा है, यानी कि मटेरियल तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो वो लॉ कहता है कि ऐसा नहीं हो रहा।
लकड़ी या कोयला जल करके खत्म नहीं हो रहा है, उसका बस केवल रूप परिवर्तित हो रहा है, वो जल करके CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, मास कंजर्व रह रहा है। ठीक है। दूसरा हमने लॉ देखा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। वो क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनिट रेशियो में होंगे, या ऐसा कह लें कि उनका कंपोजिशन सेम होगा, चाहे वो कंपाउंड किसी भी सोर्स से लेकर के आओ, चाहे पानी को आप हैंडपंप से लेकर के आओ, गंगा नदी में से लेकर के आओ, या किसी तालाब में से लेकर के आओ, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालोगे, मास परसेंट या मोल परसेंट, जो भी परसेंटेज निकालना है। रिसर्च मास परसेंट पे हुई थी। मास परसेंट यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकाले तो वो सारे के सारे सोर्सेज से जो वाटर आए हैं सबका कंपोजिशन सेम ही होगा। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है कि यदि दो चीजें मिल करके मल्टीपल चीजें फॉर्म कर रही हैं, तो पहली चीज पहले के फिक्स्ड मात्रा के साथ दूसरे का जो अलग अलग मात्राएं मिल रही है, वो दूसरे की जो अलग अलग मात्रा का भी रेशियो यदि आप निकालेंगे तो वो भी एक सिंपल रेशियो आएगा। सिंपल रेशियो कहने का मतलब है कि इंटीजर के फॉर्म में आएगा, दशमलव के फॉर्म में नहीं आएगा। फॉर 1 देखो यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:2, दशमलव वाला रेशियो नहीं है। ठीक है ना, तो सिंपल रेशियो में आएगा। ये 3 लॉ हमने आज डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।